अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 12वीं जमात का सबक नंबर 7 दीवार चीन के साए में ये सबक की वजाहत करेंगे इंशाअल्लाह। दीवार चीन के साए में ये एक सफ़रनामा है जिसे लिखा है मोहम्मद तक़ी उस्मानी। अदब में सफ़रनामा ऐसा बयान है जिसका मुतालिए से ज़हन के दरीचे खुलते हैं, यानी सफ़रनामे के मुतालिए से दुनिया की तारीख़ी, तहज़ीबी, जोग्राफ़ियाई वग़ैरह हालात से आगाही हासिल होती है। मुसन्निफ़ जिस जगह का मुसाफिर हैं वहाँ के आम और ख़ास लोगों की ज़िंदगी के बारे में मालूमात मिलती है, जो तालिब इल्म या पढ़ने वालों के शऊर व बसीरत में वसअत और गहराई पैदा करती है। सफ़रनामा अदब की एक मकबूल सनफ़ है। इसमें मुसन्निफ़ अपने सफ़र के अहवाल और तजुर्बात तख्लीक़ी अंदाज में बयान करता है। अगले वक्तों में सफ़र से लौटने के बाद मुसाफिर अपने मुशाहिदात और तजुर्बात लोगों को सुनाया करते हैं। अब सफ़रनामे ने अदब में एक बाज़ाब्ता सनफ़ की हैसियत हासिल कर ली है। जैसा कि हम भी जब किसी सफ़र में जाते हैं, कोई सफ़र यादगार होता है तो हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को हम जिस तरह से सफ़र के अंदर की जो कुछ ख़ास बातें हैं वो क्या करते हैं, बतलाते हैं। तो इसी तरह से अगर अदब में, उर्दू अदब में भी सफ़रनामा बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। सफ़र नए मुल्कों और शहरों की तहज़ीब व तमद्दुन और जुग़राफ़ियाई हालात से वाक़िफ़ियत का एक अहम ज़रिया है। सफ़र के ज़रिए मुसाफिर मुख्तलिफ़ लोगों, इलाक़ों और तहज़ीबों से वाक़िफ़ होते हैं और वो चीज़ क्या करते हैं, हमें बताते हैं। मुआशरत का फ़र्क मुसाफिर को जहाँ तक़ाबुल और तज़्ज़िये पर आमादा करता है, वहीं उसकी फ़िक्र के नताइज नए ख़यालात को जन्म देते हैं। हमारे ज़माने में सफ़र की आसानी और अदब में इजहार की सहूलतों से इस सनफ़ को मकबूलियत हासिल है। लफ्ज़ दीवार हमारे अदब में रुकावट, पोशीदगी, इसरार वग़ैरह की अलामत का काम करता है। दुनिया के बहुत से मुकामात पर ऐसी दीवारें मौजूद हैं जिनका क़िस्से, कहानी, सफ़रनामे, रिपोर्टाज वग़ैरह में कई मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दीवार आहन, आहनी पर्दा। रूस के ज़माने में इस मुल्क के मुतालिक किसी भी इल्म व आगाही को छुपाए रखने की अलामत समझा जाता रहा। दीवार चीन दरअसल चीन के बादशाहों ने अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए तामीर की थी, मगर आगे चलकर ये दीवार भी दुनिया के और लोगों के लिए एक पुरअसरार दीवार बन गई। मोहम्मद तक़ी उस्मानी का दीवार चीन के साए में सफ़र करना चीन के हालात, मकामात, अवाम और ख़वास और इनके अफ़कार की तस्वीरें सामने लाता है। तो ये था सफ़रनामे का मुख्तसर सा तारुफ़। अब हम देखेंगे अगला मोहम्मद तक़ी उस्मानी के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। मोहम्मद तक़ी उस्मानी ये दीवार चीन के साए में ये सफ़रनामा उन्होंने लिखा है। मोहम्मद तक़ी उस्मानी की पैदाइश 27 अक्टूबर 1943 को उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर के मशहूर कस्बे देवबंद में हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम मरकज़ी जामे मस्जिद के मदरसे अशरफिया से हासिल की और अपने वालिद की निगरानी में दर्स निज़ामी की तामील मुकम्मल की। 1961 में इसी इदारे से तखस्सुस किया। बाद अज़ां अरबी में एमए और वकालत का इम्तिहान नुमाया नंबरों से पास किया। मोहम्मद तक़ी उस्मानी को शेखुल इस्लाम का खिताब दिया गया है। उन्होंने 2 दर्जन से ज़ायद किताबें लिखीं। रिसाला अल बलाग जो उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी में शाये होता है,
इसमें उन्होंने इल्मी मज़ामीन लिखे। इनके इदारियों के कई मजमूए भी शाये हो चुके हैं। मौलाना शायरी का भी ज़ौक़ रखते हैं। उन्होंने अपने वालिद का मरसिया लिखा है जो बहुत मशहूर हुआ। आसान तर्जुमे कुरान, उंदलस में चंद रोज़, दुनिया मेरे आगे और हमारा माशी निज़ाम उनकी अहम तसानीफ़ हैं। इस्लामी मुआशियात पर उनकी गहरी नज़र है। अप्रैल 2019 में रूस ने उन्हें एक आला इल्मी एज़ाज़ से नवाजा। मोहम्मद तक़ी उस्मानी को इनकी इल्मी खिदमात के लिए दुनिया के मुख्तलिफ एज़ाज़ात और इनामात से नवाजा गया है। अब हम सबक की तरफ बढ़ते हैं, सबक शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको चीन ये नक्शे के तौर पर भी इंशाल्लाह बताऊंगी, लेकिन आप ध्यान से ये चीज़ें क्या है सुनेंगे, सुनकर अपनी बयाज़ों में भी नोट करेंगे, क्योंकि अब जो चीज़ें ऑनलाइन पढ़ाई जाएंगे वो क्लास में आने के बाद नहीं होंगी, इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। इस हिसाब से अब आप क्या है पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। चीन रकबे के लिहाज से सोवियत यूनियन और कनाडा के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, क्योंकि सोवियत यूनियन और कनाडा ये भी बड़े बड़े ममालिक हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े, इन्हें रकबे के हिसाब से बहुत लंबे चौड़े इलाके माने जाते हैं। लेकिन चीन जो है दुनिया में के रकबे के हिसाब से चीन दुनिया का कैसा मुल्क कहा जाता है, सब तीसरे नंबर का मुल्क है। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा भारत भी रकबे के लिहाज से कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। और चीन रकबे के लिहाज से यानी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीन दुनिया का तीसरे नंबर का मुल्क है, जिसका मजमूई रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। नोट कर रखो, मजमूई रकबा कितना है, 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। और आबादी के लिहाज से तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। चीन आबादी के लिहाज से ने चीन के अंदर इतनी आबादी है कि दुनिया का कहा जाता है कि सबसे अव्वल नंबर, पहला नंबर जिस तरह से क्या है चीन का आता है। इसकी आबादी 1 अरब से ज़ायद है। ये पूरा इलाका, और हमारा मुल्क कितने पर है, दूसरे नंबर पर है आबादी के लिहाज से। अब हम देख रहे हैं, खैर हमारे मुल्क को थोड़ा बाजू रखेंगे और हम चीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये तारीख़ी के लिए भी जिस तरह से क्या आपको बहुत ज़रूरी है। ये पूरा इलाका बड़ी मतनव्वु और रंगारंग जुग्राफियाई खसूसियात का हामिल है। मतनव्वु यानी जिस तरह से कहेंगे किस्म किस्म का, तरह तरह का। इसमें सर्बफलक पहाड़ों के तवील सिलसिले भी हैं। सर्बफलक यानी पहाड़ों को ऐसे पहाड़ हैं जो आसमानों को छू रहे हैं, यानी आसमानों से जा मिलते हैं, यानी कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ी सिलसिले क्या हैं यहाँ पर मौजूद हैं। लक व धक सहरा भी हैं, यानी पहाड़ों के साथ साथ बिल्कुल वीरान और चटेल मैदान। लक व धक के माने होते हैं चटेल मैदान, सहरा जंगल, और नज़र अफरोज सब्ज़ाज़ार भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीरान ही नहीं, बल्कि बिल्कुल खूबसूरत से जिस तरह से क्या है बागीचे भी यहाँ हैं। चुनांचा बीजिंग तक सफ़र में थोड़े थोड़े वक्फ़ों से ये इलाके नज़र आते रहे। बीजिंग ये चीन का एक मशहूर शहर का नाम है। बीजिंग क्या है, ये चीन के मशहूर शहर का नाम है। मुसन्निफ बता रहे हैं कि जब वो बीजिंग तक पहुंचते हैं तो उन्हें क्या क्या नज़र आता है, पराक्रम का सिलसिला कोह
ख़त्म होते ही ऐसा बेआब हो गया, रेगिस्तान शुरू हो गया। ये भी चीन का इलाका है। कराकरम का जो कराकरम, ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ क्या है यहाँ पे हैं। अब पहाड़ का सिलसिला जैसा ही ख़त्म होता है तो मुसन्निफ़ कहते हैं तो यहाँ पर बग़ैर पानी का रेगिस्तान शुरू हो गया, जिसमें हद्द नज़र तक ज़िंदगी के आसार दिखाई नहीं देते, क्योंकि रेगिस्तान में आबादी नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर पानी की किल्लत है। जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ आबादी गुंजान होती है। इसके बाद अब पहाड़ी की सिलसिला ख़त्म हो गया, फिर रेगिस्तान शुरू हो गया, फिर उसके बाद बर्फ़पोश पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला भी आ गया। उसके बाद क्या देखते हैं कि चीन के अंदर बर्फ़पोश यानी बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ भी नज़र आए, और नशीब व फराज का ये सिलसिला बीजिंग पहुंचने तक जारी रहा। नशीब व फराज यानी उतार चढ़ाव। कैसा? पहले तो पहाड़ देखे, फिर उसके बाद रेगिस्तान देखे, अब रेगिस्तान के बाद फिर क्या देखे? पानी से लदे हुए पहाड़ देखे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या नज़र आया? नशीब व फराज, उतार और चढ़ाव नज़र आया। गालिबन इसी वजह से कहा जाता है कि चीन को अगर मगरिब से इस तरह देखा जा सके कि मशरिक़ के साहिली इलाक़ों तक पूरा ख़ित्ता सामने हो तो एक जीना सा उतरता नज़र आएगा। यानी बिल्कुल कही कितनी अच्छी बात की है। अगर ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर बीजिंग से लेकर आते आते पहला तो कोई सिलसिला जब ख़त्म होता है, बेआब व बेआब रेगिस्तान आता है, फिर देखते हैं बर्फ़पोश पहाड़ियाँ, फिर नशीब व फराज। तो इसी तरह से एकदम बिल्कुल एक ऐसा जीना नज़र आता है। अगर चीन को मगरिब से देखेंगे तो मशरिक़ की तरफ अगर देखेंगे तो एक उतरता सा जीना खूबसूरत सा नज़र आता है। तकरीबन 6 घंटे की परवास के बाद जहाज़ बीजिंग के हवाई अड्डे पर उतरा। अब ये तमाम चीज़ें मुसन्निफ़ कहाँ से देख रहे? हवाई जहाज़ में से देख रहे ये तमाम चीज़ें। अब मुसन्निफ़ 6 घंटे की तवील मुसाफत के बाद कहाँ जाए? बीजिंग के हवाई जहाज़ पर पहुँचे तो यहाँ शाम के 4 बजे थे। लाउंज उबूर करने के बाद चाइना इस्लामिक एसोसिएशन के अहदेदारान और चीन के महकमा मज़ाहिब के नायब सदर इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जैसे ही मुसन्निफ़ पहुँचे वहाँ पर चाइना के इस्लामिक एसोसिएशन के अहदेदार, यहाँ पे चाइना में एक इस्लामी एसोसिएशन है, उसके अहदेदार भी आए, क्योंकि मुसन्निफ़ उसी से गए थे, उन्हीं की वजह से वहाँ पे पहुँचे थे। और मुख्तलिफ चीन के मज़ाहिब के नायब सदर भी वहाँ पे मुसन्निफ़ के इस्तकबाल के लिए पहुँचे। चीन में हमारी मेज़बानी, यानी मुसन्निफ़ खुद बोल रहे हैं, हमारी यानी मुसन्निफ़ की, चीन में हमारी मेज़बानी चूँकि चाइना इस्लामिक एसोसिएशन कर रही थी, इसलिए वीआईपी लाउंज में इन हज़रात के साथ कुछ देर रस्मी गुफ्तगू हो गई। लाउंज यानी जिस तरह से होटल, जैसे कि हम कहते हैं होटल, लॉज जैसे कहते हैं ना, उतरने की जगह। यानी बहुत देर तक हम जिस तरह से क्या है गुफ्तगू बातचीत करें, उसके बाद नमाज असर अदा किए। अब हवाई अड्डे से क्या हो गए? रवाना हुए। हमारे क़ियाम का इंतज़ाम एक होटल में किया गया था, जो यहाँ अक़लियती कौमियतों के महल के नाम से मशहूर है। मुसन्निफ़ कहाँ उतरे थे? देखो, अक़लियती कौमियतों के वहाँ इसकी 10 मंजिला शानदार इमारत बीजिंग के मेन रोड, देखो अब जहाँ मुसन्निफ़ रुके हुए थे वो कितने मंजिल की इमारत थी? 10 मंजिला। चोंग एन स्ट्रीट पर वाक़ है, यानी बीजिंग के मेन रोड पर जिस तरह से वाक़ है। यहाँ हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आती थीं, लेकिन इन पर रोशनियों की वो चमक धमक जिससे आजकल हर तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पज़र शहर भी जगमगाता नज़र आता है, यहाँ इसका दूर दूर तक पता न था। मुसन्निफ़ बता रहे हैं कि इमारतें बहुत ऊंची ऊंची थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी बिल्कुल कम थी। जैसे कि आज हम देखते हैं हर तरक्की याफ्ता मुल्क में
कि हर पूरा शहर जगमगाता हुआ नज़र आता है, फुल लाइटिंग रहती है, लेकिन मुसन्निफ़ को वहाँ पर ऐसी लाइटिंग यानी कि ऐसी रोशनी वहाँ पे नज़र नहीं आई। सारे शहर में कहीं एक नियॉन साइन बोर्ड भी मौजूद नहीं था। जैसे कि आज बड़े बड़े खंबे लगाए जाते हैं और वहाँ पे लाइटिंग होती लाइट होती है, लेकिन वहाँ पे नज़र नहीं आया। आराइशी रोशनियाँ ढूंढने से भी नज़र नहीं आई, यानी कि आराइश करने के लिए, सजावट के लिए रोशनी तो वहाँ पे नज़र नहीं आई। सड़कों और इमारतों पर सिर्फ बकदरे ज़रूरत बल्ब रोशन थे। इमारतों पर और सड़कों पर ज़रूरत के लिए सिर्फ बल्ब क्या थे? रोशन थे, जो अपने मुल्क की जगमग करती हुई रोशनियों के मुकाबले में कलअदम से महसूस हुई। यानी इस तरह से क्या है, उन्होंने वहाँ पे कलअदम यानी नापीद, जो मौजूद न हो। और इस चकाचौंध की आधी निगाहों को बड़ी अजनबी नज़र आए। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि मेरी निगाहें बिल्कुल चकाचौंध की आदी थी, यानी बिल्कुल ज़्यादा रोशनी की आदी थी। मैं यहाँ पर ज़्यादा रोशनी देख चुका था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब नज़र आया। लेकिन अकल का फ़ैसला यही था कि जो मुल्क बरकी ताकत की कमी का शिकार हो, उसे अपनी थोड़ी बहुत भी बरकी ताकत को नुमाइश व आराइश में सर्फ करने का कोई हक़ नहीं है। यानी इससे हमको मालूम होता है कि चीन में बरकी ताकत की कमी थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग अपनी थोड़ी बहुत सी बरकी ताकत को सिर्फ ज़रूरत के लिए क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। बेजा नुमाइश के लिए, आराइश के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। चीन ने अगर अकल के इस फैसले को जज्बात पर मुकद्दम रखा है तो ये बात काबिल सताइश है और नज़र सानी का मोहताज है। तो हमारा तर्ज़ अमल के हम साल भर लोड शेडिंग और वक्तन फ़ौक्तन बिजली की ख़राबी को गवारा कर लेते हैं। तो हमें इससे ये भी मालूम होता है, काबिल सताइश यानी काबिल तारीफ़ की बात है कि हमारा तर्ज़ अमल भी हम साल भर हम लोड शेडिंग और बिजली की ख़राबी को हम गवारा कर लेते हैं, लेकिन नुमाइशी व आराइशी रोशनियों में रोज़ाना इजाफ़ा करते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें भी क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क की बरकी ताकत का इस्तेमाल सही तौर पर करना चाहिए। आज हम लोड शेडिंग वगैरह इतना होने के बावजूद भी हम बेजा क्या कर रहे हैं? लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें इस तरह से लाइट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्त ज़रूरत ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बिजली का बिल आता है और इसी तरह से पानी का इस्तेमाल भी हमें वैसा ही करनी चाहिए। तब कहीं जाकर हमारा मुल्क क्या करता है? तरक्की कर पाता है। अब मुसन्निफ़ क्या कर रहे हैं? देखो, सुबह नाश्ते के बाद हमारे दौर का आगाज़ हमारी मेज़बान तंजीम के मरकज़ी दफ्तर के मुआयने से हुआ। यानी मेज़बान जो मेहमानों की मेज़बानी करता है, मेहमान जिसके घर में हम उतरे में, वो जिस तरह से क्या कहलाता? हमारा मेज़बान कहलाता है। तो मुसन्निफ़ को जो मेज़बान जो तंजीम थी, उनका मरकज़ी दफ्तर था, वो उसका मुआयना किए, यानी उसका मुशाहिदा किए। ये तंजीम मुल्कगीर सतह पर चीनी मुसलमानों की एक कसीरुल मकासिद तंजीम है। यानी मुसलमान कौन सी तंजीम थी? मुसन्निफ़ जिस तंजीम के तहत पहुँचे थे, बताओ? चाइना इस्लामिक एसोसिएशन। ये तंजीम मुसन्निफ़ की मेज़बानी कर रही थी और ये तंजीम के बारे में कहा जाता है ये 1953 में कायम की गई और इसके अखराजात चीनी हुकूमत के माली इमदाद के अलावा मुसलमानों के बाहमी चंदे और दुनियाए इस्लाम के मुख्तलिफ इदारों के अतिया से पूरे होते हैं। इन्हें बहुत बड़ी तंजीम है जिसको सारे मुसलमान के लोग मिलकर करते हैं। इज्तिमाई सतह पर चीनी मुसलमानों की ये वाहिद मुल्कगीर तंजीम है जो मुसलमानों की दीनी रहनुमाई भी करती है। चीन में मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है। 1942 में चांग
काई शेक के ज़माने में, चैंग काई शेक, ये भी जिस तरह से उस दौर का जिस तरह से क्या है बादशाह है, जो मर्दमशुमारी हुई थी उसकी रौ से यहाँ के मुसलमानों की तादाद 5 करोड़ बताई जाती है। कब? 1942 में। लेकिन इस तरह की इनकलाब के बाद की मर्दमशुमारियों में चूँकि मज़हब का कोई अलग खाना नहीं था, उसके बाद जो मर्दमशुमारी हुई उसमें मज़हब का कोई अलग से जिस तरह से क्या है खाना नहीं था, इसलिए मुसलमानों की तादाद अलग शुमार करने का कोई काबिल एतमाद रास्ता नहीं है। लिहाजा इस तरह की इनकलाब के बाद मुसलमानों की तादाद का अंदाज़ा 1 करोड़ 46 लाख है। चीन में इस्लाम की किरणें पहली सदी हिजरी ही में तुलू हो गई थी। यानी चीन में इस्लाम मज़हब कब शुरू हुआ? जब पहली सदी हिजरी का था। कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में बाज़ मुबल्लिगीन चीन के मशरक़ी साहिल तक पहुँच चुके थे। अब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने कौन से नंबर के खलीफा थे? तीसरे नंबर के खलीफा थे इस्लाम के। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पहले खलीफा का नाम क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद क्या है खलीफा बने, नबी नहीं बल्कि खलीफा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद तीसरे जो खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उस वक्त के मुसलमान क्या करते थे? इस्लाम को फैलाने के लिए जिस तरह से क्या है दौड़े दौड़े निकले थे और हर ममालिक में, दुनिया के हर मुल्क में फैल गए, यहाँ तक कि चीन के मशरक़ी साहिल तक भी क्या है पहुँच गए, और वहाँ से इस्लाम की जिस तरह से क्या है शुरुआत हो गई। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इंशा